अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है और जब भी हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करवाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है और बेसिक चीज़ है। तो इसको समझे बगैर इंग्लिश ग्रामर जो है उसको समझना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करें। तो आज हम इसी टॉपिक को लेते हैं जो कि एक बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीच की कि व्हाट इज स्पीच। स्पीच होती क्या है? असल में स्पीच जो है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है। तो दोनों फॉर्म जो हैं, अगर उसमें कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड अ स्पीच। स्पीच refers to the act of expressing or describing thoughts, feelings or perceptions by the articulation of words। यानी कि जब आप अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को या फिर परसेप्शन यानी आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स, तो उसको हम स्पीच कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि स्पीच क्या होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को या आइडियाज को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम स्पीच कहते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्पीच के हवाले से और बात कर लेते हैं कि स्पीच और उसके पार्ट्स के हवाले से। ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू अ वर्ड क्लॉज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके जितने भी वर्ड्स हैं, आप ये देख सकते हैं, इस किसी न किसी वर्ड क्लास से जरूर बिलोंग करते हैं। यानी कि उनकी जो क्लास है उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। जैसे कि हम मुख्तलिफ वर्ड्स आप देख लें कि ये एक स्टेटमेंट है जो आपको दी गई है, एक सेंटेंस है, या आप इसको स्पीच कह सकते हैं। आप देखें कि इस स्पीच का जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा यूनिट है, वो आप उसको सेपरेट कर लें तो उस यूनिट का कोई ना कोई नाम होगा, वो किसी न किसी क्लास से जरूर बिलोंग करता होगा। जैसे हम इस यूनिट की बात करें, आपको जैसे कि नजर आ रहा है दी, तो ये जो दी है ये किसी न किसी वर्ड क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि आर्टिकल। इसी तरह ओल्ड, टायर्ड, मैन, वॉज, सिटिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं जो कि कंबाइन होकर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक स्पीच बनाते हैं। तो इनमें से हर एक यूनिट जो है वो किसी न किसी वर्ड क्लास से बिलोंग करता है। अभी हम आगे चलकर देखेंगे वो वर्ड क्लासेस कौन सी हैं। तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि एक स्पीच है, उसके छोटे से एलिमेंट को, एक छोटे से यूनिट को आपने ले लिया जिसको हम पार्ट कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्पीच है, इसके कितने पार्ट्स हैं, तो आप इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहां तक। तो आप देखेंगे कि इस स्पीच के 17 पार्ट्स हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस स्पीच के 17 पार्ट्स हैं और हर पार्ट किसी न किसी वर्ड क्लास से बिलोंग करता है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी लर्निंग क्यों करनी है। वाई वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उसको क्यों समझते हैं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो याद रखिएगा कि आप जब अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसकी जो बुनियाद है वो करेक्ट ग्रामर है। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे राइटर बन जाएं तो उसकी बुनियाद एक अच्छी ग्रामर है। आपकी ग्रामर जितनी अच्छी होगी आप उतनी अच्छे अपनी राइटिंग में होंगे, उतनी राइटिंग स्किल्स आपकी जो हैं वो इन्हांस होंगी। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करेक्ट ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है, या लर्निंग का मतलब सीखना है। तो करेक्ट ग्रामर आपको आनी चाहिए और करेक्ट ग्रामर अगर आपने सीखनी है तो उसकी जो बुनियाद है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपकी राइटिंग स्किल्स हैं जिनको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ उसकी फाउंडेशन जो है वो होगी करेक्ट ग्रामर। ये करेक्ट ग्रामर है और करेक्ट ग्रामर को सीखने के लिए जो उसकी बुनियाद है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर ग्रामर और फिर राइटिंग स्किल्स। तो इसका मतलब ये हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो इंग्लिश ग्रामर की जो बुनियादी चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप सीखे बगैर अगर आप ये समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर आपकी इंप्रूव हो सकती है तो ये खाम ख्याली है। याद रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना बहुत जरूरी है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी आपको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इससे मुराद ये होता है कि आपकी जो स्पीच है उसका आप कोई स्मॉलेस्ट
यूनिट ले लें और उस यूनिट का कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। तो आप किसी भी स्पीच को उठा लें और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आप ले लें, हर पार्ट का कोई ना कोई नाम होगा और आप देखेंगे कि जब आप उसको नाम देंगे हर पार्ट को, तो आपके सामने सिर्फ ये 8 नाम आएंगे। इन 8 के अलावा इंग्लिश ग्रामर में जो है वो नाम नहीं होता। तो ये 8 जो है ये नेम्स होते हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के। अब जैसे देख लें, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको कैसे मेमोराइज करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं जब उनसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि इनको मेमोराइज कैसे करना है। अगर कोई बताएगा तो आपको शायद 3 बता दें, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं 4 बता दे, कोई 5 या कोई 6। लेकिन ये किसी भी स्टूडेंट को आमतौर पर ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में याद नहीं होते। तो अब इसको याद रखने के लिए एक स्टोरी है जो कनकॉक्ट की गई है। कनकॉक्ट मीन्स घड़ना। एक कहानी घड़ी गई है, छोटी सी कहानी। अगर आपको वो याद हो जाए, अगर पता लग जाए, तो आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इन क्लासेस को याद रखना आसान हो जाएगा। वो स्टोरी कुछ यूं है कि एक जगह सेमिनार था। उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए मुख्तलिफ वीआईपीज को जो है इनविटेशन लेटर्स भेजे गए और उन इनविटेशन लेटर्स में बहुत सी कंडीशंस थी और उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी थी कि जो वीआईपी इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आएगा तो वो फ्रेश होकर आए। अब सेट डे, सेट डेट और सेट टाइम पर, यानी कि सेट प्लेस पर जो है वो ऑलमोस्ट तमाम वीआईपी पहुंच गए। सिर्फ एक वीआईपी थोड़ा सा लेट हो गए और जब वो उस सेमिनार वाली जगह पर पहुंचे तो उनको गेट कीपर ने रोक दिया और गेट कीपर ने कहा कि सर आपको मैं अलाउ नहीं कर सकता। वो वीआईपी थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने कहा कि क्यों, ऐसी क्या वजह कि आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे, मेरे पास तो इन्विटेशन लेटर भी है। तो उस गेट कीपर ने कहा कि सर मैं आपको अलाउ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप फ्रेश नजर नहीं आ रहे। अगर आप फ्रेश होते जैसे कि इसमें कंडीशन है तो मैं आपको अलाउ कर देता, लेकिन अगर इस सूरत में मैंने आपको अलाउ किया तो फिर यकीनन मेरी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो मेहरबानी करके आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर आपका घर करीब है, आप घर जाएं, फ्रेश होकर आ जाएं, तो आपको इजाजत मिल जाएगी और आप चले जाएं अंदर। अब उस वीआईपी का जो घर है वो करीब था, तो उसने सोचा कि बेहतर है कि मैं घर जाकर फ्रेश होकर आ जाऊं, क्योंकि अभी टाइम था उसको स्टार्ट होने में, सेमिनार को। वो वीआईपी घर गया, फ्रेश होकर आया और जब अब आया तो गेट कीपर ने उसको देखा। उसने कहा जी सर, अब आपकी जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ। उस गेट कीपर ने उन वीआईपी को अंदर जाने दिया। जब वो वीआईपी अंदर गए तो अंदर बाकी जो वीआईपी थे ऑलरेडी उन्हें मालूम हो चुका था कि इस वीआईपी के साथ क्या हुआ, कि ये जो है यहाँ पहुंचा और इसको फिर गेट कीपर ने रोक दिया, ये फ्रेश नहीं था, गया और फिर फ्रेश होकर आया। तो उन तमाम वीआईपीज ने उसका एक निक नेम रख दिया और उस वीआईपी को तमाम वीआईपीज ने कहना शुरू कर दिया नापाक वीआईपी, यानी कि एक ऐसा वीआईपी जो फ्रेश होकर नहीं आया, तो उसका नाम रख दिया नापाक वीआईपी। अब इस स्टोरी से हमने लेटर्स ले लिए। देखिए, ना पाक वीआईपी, NAPAC VIP, तो ये बन गया नापाक वीआईपी। तो उसका जो निक नेम था नापाक वीआईपी, हमने उससे ये अंदाजा लगा लिया कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हो सकते हैं और वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ सी से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर यहाँ नापाक वीआईपी में के होना चाहिए, सी है। हालांकि जब आप देखें सी तो के की साउंड भी प्रोड्यूस करता है। आप वर्ड्स ले लें जैसे कैच है, क्रिमिनल है, कॉट है, या फिर क्रैप है, या आप कह लें क्रंच है। तो सी से आप वर्ड्स देखेंगे तो के की साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैंने के की जगह पे यहाँ सी रखा है। तो अगर आपको स्टोरी मालूम हो जाए नापाक वीआईपी, तो आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम इनका ब्रीफ इंट्रो आज देखते हैं कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले हम आते हैं नाउन। नाउन बहुत इजी है, इट इज अ नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है जब भी हम किसी पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, आइडिया या इवेंट को कोई भी नाम देते हैं तो उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन के लिए अली हो गया, थिंग के लिए आप टेबल कह लें, एनिमल के लिए काऊ कह लें, प्लेस से आप इस्लामाबाद ले लें, आइडिया से मुराद आप फ्रीडम ले लें, इवेंट से मुराद आप ईद ले लें। तो आप जब भी कोई भी वर्ड लिखते हैं, अगर तो वो नेमिंग वर्ड है तो डेट इज कॉल्ड नाउन। और नाउन जो है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा सिंपल जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। और नाउन जो है ये एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट जो है
फंक्शन इसका हो सकता है, यानी कि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इसकी कोई प्रॉपर जो है वो आपको लोकेशन नहीं मिलेगी सेंटेंस में, किसी भी जगह यूज किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ देखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो नाउन्स हैं। अब अली ये एक नेमिंग वर्ड है, फुटबॉल नेमिंग वर्ड है, ये नाउन्स हैं। यहाँ बुक नाउन है, यहाँ टेबल नाउन है, कैट नाउन है, रूम नाउन है, पीपल एंड फ्रीडम ये भी नाउन है। इसी तरह पार्टीज, ईद ये दोनों नाउन्स हैं। सलीम, सिडनी ये भी नाउन्स हैं। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, आइडिया और इवेंट। तो इसे हम नाउन कहते हैं। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड पर आते हैं जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? याद रखिएगा प्रोनाउन जो है इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। यानी कि जब आप नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी वर्ड के साथ, तो वो जो रिप्लेसिंग वर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है इट इज बेसिकली अ रिप्लेसिंग वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। और हम इसको यूज क्यों करते हैं? याद रखिएगा प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो नाउन है उसकी रेपिटेशन से अवॉइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हिना इज टायर्ड। अगर मैं यहाँ नाउन इसी को यूज करता हूं तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। हिना इज टायर्ड, हिना वांट्स टू स्लीप। अब यहाँ देखिए मैंने दोबारा हिना यहाँ इस्तेमाल किया तो वो फ्लो या रिदम नहीं बन रहे सेंटेंस में। अगर मैं यहाँ जहां मैंने शी लिखा है इसकी जगह पे जो हिना था, अब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ हिना को एक वर्ड के साथ, और वो वर्ड है शी। अब ये रिप्लेसिंग वर्ड है। हिना इज टायर्ड, शी वांट्स टू स्लीप। तो ये जो रिप्लेसिंग वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, जो हिना की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ देखिए आई भी प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है ये बिल्कुल नाउन की तरह ही इनको यूज किया जाता है। इनकी भी प्रॉपर कोई जो है वो आपको सेंटेंस में प्लेस नहीं मिलेगी। ये सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और कॉमनली जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं वो आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं या कुछ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रोनाउन हैं। जब हम इनको आगे चलकर देखेंगे आने वाले लेक्चर में प्रोनाउन विद इट्स टाइप्स, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ लिखा है प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन जो है वो नाउन, ये नाउन फ्रेज, अभी आपने सब कंफ्यूज नहीं होना नाउन फ्रेज से, क्योंकि नाउन फ्रेज में अभी आपको इसको हम डिस्कस नहीं करें। नाउन फ्रेज जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि इसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो सिंपल याद रखें कि नाउन जो है उसको रिप्लेस करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, ताकि नाउन की रेपिटेशन से अवॉइड किया जा सके। अब इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है वो देना चाह रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए, शॉर्ट, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, सैड, रेड एटसेट्रा। ये तमाम जो है आपके एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। इनफैक्ट ये सेंटेंस यूं है, द गर्ल हैड अ हैट। अब गर्ल के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लिटिल, शॉर्ट, लॉन्ग, यंगर, एल्डर एटसेट्रा। तो यहाँ आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो लिटिल है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह द लिटिल गर्ल हैड अ हैट। अब हैट के बारे में मैं अगर आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँ कि वो किस कलर की है, पिंक है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, तो दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ आप देख लीजिए, हैप्पी जो है वो स्माइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फैमिली और फन दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस तरह बिग जो है ये भी एडजेक्टिव है जो बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब। वर्ब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब क्या है? वर्ब आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। वर्ब्स क्या हैं? वर्ब्स जो हैं वो हमें एक्शंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि रन, वॉक, राइट एटसेट्रा। और इसी तरह किसी भी नाउन की स्टेट के बारे में बताते हैं, जैसे बी जिसमें इज, एम, आर ये आ जाते हैं। सीम, फील, साउंड ये स्टेट्स हैं। तो जब हम किसी भी एक्शन की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। तो यहाँ वॉक जो है ये वर्ब है क्योंकि एक्शन शो हो रहा है।
तो यहाँ ये वर्ब है, इज एक वर्ब है, रनिंग वर्ब है, सीम्स जैसे कि मैंने स्टेट की बात की ये एक वर्ब है, शैल वर्ब है, राइट वर्ब है। तो वर्ब जो है जब आप किसी भी नाउन के एक्शन की बात कर रहे हैं या नाउन की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो तब हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब डिस्क्राइब द एक्शंस और स्टेट्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। यहां में लिखा है एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जनरली डिस्क्राइब्स अ वर्ब, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां सिर्फ मैंने जनरल लिखा है कि ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। हालांकि जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो ये चार डिफरेंट जो हैं एलिमेंट्स, ये चार डिफरेंट चीजों को मॉडिफाई करता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, अदर एडवर्ब्स और इवन एंटायर क्लॉज। तो एडवर्ब की जब हम बात करते हैं तो ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को या फिर क्लॉज को। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल यहां देखिए एक सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली। इनफैक्ट ये सेंटेंस यूं है ही वॉक्स। अब ये सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। अगर मैं इस वर्ब के साथ ये वर्ड ऐड कर दूं स्लोली तो ये एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो वॉक कैसे कर रहा है, यानी कि ये मैनर बता रहा है कि वो कैसे वॉक कर रहा है। हाउ डज ही वॉक स्लोली। तो स्लोली एक एडवर्ब है जिसने वर्ब के मीनिंग में कुछ चीज ऐड कर दी है, वर्ब को उसने मॉडिफाई कर दिया है। और याद रखिएगा ज्यादातर जो हमारे ज्यादातर तो नहीं कह सकते बल्कि कुछ एडवर्ब जो हैं वो एल वाई पर खत्म होते हैं, लेकिन तमाम एडवर्ब नहीं होते। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है कि आपको एल वाई ना मिले तो आप उससे कंफ्यूज मत हो, बल्कि वो भी एडवर्ब हो सकता है। जैसे हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो एल वाई के बगैर हैं। इसे जब हम यहाँ आते हैं द वेरी ब्लू बर्ड फ्लू, यहाँ जो ब्लू है एडजेक्टिव है। हम जब इसको मॉडिफाई करते हैं तो इसके साथ एक वर्ड ऐड कर देते हैं वेरी। अब यहाँ वेरी एडवर्ब है, ये देखिएगा वर्ब मॉडिफाई हो गया और यहाँ ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। माई सिस्टर रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ आप देखें कि ये जो फास्ट है ये एडवर्ब है, माई सिस्टर रन्स। हाउ डज माई सिस्टर रन फास्ट। तो फास्ट जो है ये एक एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे यहां वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। लेकिन अगर हम इस एडवर्ब से पहले ये ऐड कर दें वेरी, तो अब ये जो एडवर्ब है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, इसके मीनिंग में कुछ ऐड करेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है वो ये कि जी अगर दो एडवर्ब्स इकट्ठे आ जाएं तो हमें कैसे मालूम होगा कि इसमें से मेन एडवर्ब कौन सा है या हेड एडवर्ब कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जब दो एडवर्ब आए तो उनमें से एक एडवर्ब को आप जो है वो इग्नोर करें और दूसरे एडवर्ब को ले लें। अभी अभी हम देखते हैं वेरी, हम सेंटेंस को देखते हैं माई सिस्टर रन्स वेरी। अब यहाँ अगर सेंटेंस खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो वेरी है ये मेन एडवर्ब नहीं है, हेड एडवर्ब नहीं है, यहाँ कुछ चीज मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि ये तो हेड एडवर्ब नहीं हो सकता। अब हम वेरी को इग्नोर करते हैं, हम सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं माई सिस्टर रन्स फास्ट। अब ये देखिए सेंटेंस कंप्लीट है। इसका मतलब ये कि जो फास्ट है ये हेड एडवर्ब है, ये मेन एडवर्ब है, जिसके बगैर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो जो एडवर्ब इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है उस एडवर्ब को हम हेड एडवर्ब कहेंगे, और हेड एडवर्ब जो है यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और इसे इस हेड एडवर्ब के साथ हमने दूसरा एडवर्ब लगा दिया। अब ये एडवर्ब इसमें एडिशन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो थर्ड थी कि एडवर्ब मॉडिफाइज अदर एडवर्ब्स, तो एडवर्ब मॉडिफाइज अदर एडवर्ब। और फोर्थ सेंटेंस में हम देखते हैं कि मॉडिफाई एन इंटायर क्लॉज, पूरी क्लॉज को वो जो है वो मॉडिफाई करता है। यहाँ एक क्लॉज है आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, ये आपकी क्लॉज है। अब इस क्लॉज के साथ अगर मैं ये वर्ड ऐड कर दूं अनफॉर्चुनेटली तो ये जो वर्ड है ये एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि इसने पूरी क्लॉज को जो मीनिंग है उसमें कोई चीज ऐड कर दी है, मॉडिफाई कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, another adverb और even an entire clause। तो ये इनको मॉडिफाई करता है। अभी हम कुछ एडवर्ब देख लेते हैं। आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पहले इमेज में क्विकली है, वेरी है, यहाँ क्वाइट है। क्लियरली भी एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और क्वाइट जो है इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। और यहाँ कुछ और एडवर्ब्स हैं जो आप अपनी जो राइटिंग है उसमें यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम आते हैं प्रेपोजिशन पे कि व्हाट इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेसिकली एक वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाया जाता है ताकि उसका जो रिलेशनशिप है वो दूसरे वर्ड्स के साथ शो किया जा सके। तो प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। तो ये प्लेस भी जो है उसको इंडिकेट कर सकता है, टाइम को भी इंडिकेट कर सकता है, रिलेशनशिप को भी इंडिकेट कर सकता है, मैनर को भी इंडिकेट कर सकता है, मूवमेंट को भी इंडिकेट कर सकता है। तो मुख्तलिफ चीज़ों को ये प्रेपोजिशन जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है। और यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, यहाँ मैंने लिखा है। तो प्रेपोजिशन जरूरी नहीं कि वर्ड हो, एक फ्रेज भी हो सकती है। प्रेपोजिशन जो है ये कंपाउंड प्रेपोजिशन भी हो सकता है। ये हम जब प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे इसके मुख्तलिफ टाइप्स को। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ जनरल डेफिनेशन लिखी है जो हम आमतौर पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि प्रेपोजिशन कोई से भी ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आमतौर पे यूज होता है और उसका जो रिलेशनशिप है दूसरे वर्ड्स के साथ उसको वो इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल। अब यहां देखें कि वो ये बता रहा है कि जो कीज हैं वो किस पर हैं, यहां उसकी प्लेस बता रहा है ऑन द टेबल। फिर फॉर भी प्रेपोजिशन है और इस सेंटेंस में अंडर प्रेपोजिशन है। द कैट इज अंडर द बेड, तो ये उसकी पोजिशन बता रहा है, उसकी प्लेस बता रहा है। तो प्रेपोजिशन जो है ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होता है। उसका रिलेशनशिप दूसरे जो वर्ड्स हैं उनके साथ ये शो करता है, उसको इंडिकेट करता है। दैट इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। अब इस प्रेपोजिशन के बाद हम चलते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो मुख्तलिफ चीज़ों को ज्वाइन करता है, या फिर आप कह लें कि मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो रिलेट करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को लिंक करता है। जैसे अ कंजंक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स, ideas, phrases और clauses together in a sentence and shows how they are connected। तो जो कंजंक्शन है वो मुख्तलिफ दो चीज़ों को जो है वो ज्वाइन करता है या लिंक करता है। जैसे देखें, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड। अब हॉट और एग्जॉस्टेड इन दोनों को जो है उसने ज्वाइन किया है एक वर्ड ने जो कि कंजंक्शन है एंड, और यहाँ इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है इस वर्ड ने, इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। यहाँ देखिए, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ये क्लॉज है। आई एम इल, ये भी एक क्लॉज है। इन दो क्लॉजेस को जब आप मिलाएंगे तो इसके लिए जो आप इसको लिंक करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। इस सेंटेंस में द कंजंक्शन है और इस सेंटेंस में वाइल कंजंक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन तीनों में जो है वो क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है, यहाँ वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है, यहाँ भी क्लॉजेस को। तो याद रखिएगा कि कंजंक्शन बेसिकली इज कॉल्ड अ ज्वाइनिंग वर्ड जो दो मुख्तलिफ चीजों को ज्वाइन करता है। दैट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां हम देख रहे हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन को हम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी कहते हैं। इट इज एन एक्सप्रेसिंग वर्ड। व्हाट डज इट एक्सप्रेस? ये एक्सप्रेस क्या करता है? ये बेसिकली हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जब भी आप अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं इन राइटिंग तो आप इंटरजेक्शन यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इंटरजेक्शन हैं इस स्लाइड पर। जैसे वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट। अब ये जो वाओ जो है एक वर्ड है, एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसके साथ मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है जो बता रहा है कि ये इंटरजेक्शन है। यहाँ इसके असल में वाओ जो वर्ड है ये या तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हों या बहुत ज़्यादा आप खुश हों तब भी आप ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये आपकी फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड। और याद रखिएगा जब आप अपनी फीलिंग्स या इमोशन को किसी वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाया जाता है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क बताता है कि आपकी फीलिंग्स या इमोशंस जो हैं वो यहाँ एक्सप्रेस की जा रही हैं। इसलिए ग्रेट उसे एक्सक्लेमेशन मार्क, आउच दैट हर्ट, पेन को यहाँ आप इंडिकेट कर रहे हैं, पेन को आप यहाँ बता रहे हैं कि पेन का जो एलिमेंट है वो यहाँ मौजूद है, तो यहाँ आपने उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। माय गुडनेस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप जब भी अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो आप इंटरजेक्शन जो है उसको यूज करते हैं। और जब भी आप कोई वर्ड यूज करेंगे अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए या कोई फ्रेज यूज करेंगे तो उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाइएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क रीडर को बताता है कि यहाँ आप अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इंटरजेक्शन के बाद हम देखते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच पोएम। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेमोराइज करने के लिए एक तरीका तो देखा नापाक वीआईपी। अब ये दूसरा तरीका है पोएम के थ्रू। अब ये जो दूसरा तरीका है ये हम आमतौर पे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए करते हैं, जहां हमारे जो बच्चे हैं वो नापाक वीआईपी वाली एक स्टोरी जो है
उनके लिए शायद इतनी अट्रैक्टिव ना हो जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या प्रेप के जो बच्चे हैं। अगर आप छोटे बच्चों को लें तो शायद उनके लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, उनको उसकी समझ ना आए। तो हम इसलिए एक पोएम हम यहाँ आपके सामने इस स्लाइड पर लिखी हुई है। तो अगर आप ये पोएम बच्चों को याद करवा दें तो ईज़िली जो बच्चे हैं उनको मालूम हो जाएगा कि इनका जो है वो फंक्शन क्या है। हम इस पोएम को देखते हैं। Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of a noun, the pronoun stands, as he and she clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, as read and write and jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, or well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunction joins in many ways, sentences, words, or clause and phrase. The interjection cries out, hark, I need an exclamation mark. तो ये एक पोएम है। अगर आप ये बच्चों को सिखा दें तो आपको आसानी हो जाएगी बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने में कि नाउन क्या है। यहाँ देख लीजिए एवरी नेम, पर नाउन क्या है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब द थिंग। वर्ब एक्शन के हवाले से है। एडवर्ब्स क्या है, हाउ थिंग्स आर डन। प्रेपोजिशन क्या है, रिलेशन शो करता है। कंजंक्शन क्या है, ज्वाइंस करता है। इंटरजेक्शन क्या है, क्राइज आउट हाक, तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पोएम हम बच्चों को सिखा दें तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने में। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं रिकैपिचुलेशन। हम इसको रिकैपिचुलेट यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए ये माइंड मैपिंग के थ्रू मैंने इसको रिकैपिचुलेट किया है। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाउन है तो आप देख लें एक पार्ट ऑफ स्पीच मैंने ले लिया, उसके साथ उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी और उसके साथ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आज हमने स्टडी किए और उसके साथ जो है मैंने ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन दे के हर डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दी हैं। आप इसको देख लीजिएगा कि जो है हमने आज क्या क्या स्टडी किया है। अब इस रिकैपिचुलेशन के बाद हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। ये एक प्रैक्टिस है, आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ दी जा रही है स्लाइड पर। ये 10 सेंटेंसेस हैं। आपने करना क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ईच वर्ड इन द सेंटेंसेस। तो यहाँ सेंटेंसेस में आपने करना क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे द है, लिटिल है, डॉग है, रैन है, तो ये हर एक पार्ट है। आपने आइडेंटिफाई करना है इसकी क्लास को। मेक श्योर टू राइट डाउन द एंटायर सेंटेंस एंड द करेक्ट नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच नीडली अबव ईच वर्ड। तो आपने करना क्या है कि आपने एक वर्ड आपने लिख लेना है नोटबुक पर और हर वर्ड को अंडरलाइन करने के बाद उस वर्ड के ऊपर आपने उसकी क्लास लिख देनी है। आपने लिखना है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एटसेट्रा। तो ये जो 10 सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं इनको अटेम्प्ट करने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी आंसर शीट जो है वो अटैच कर दिया। आप वहाँ से इसकी आंसर शीट को देख सकते हैं। अब इस प्रैक्टिस के बाद यहाँ मैंने एक और इमेज दिया है। ये आपकी अपनी ड्रिल है। आप अगर उस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ इस एक्टिविटी को आप देख लीजिएगा। आप इसमें से हर एक जो वर्ड है उसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करें कि हर एक वर्ड को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद उसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी क्लास को आइडेंटिफाई कीजिए। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमने देखा स्पीच को, फिर हमने देखा पार्ट से क्या मुराद है, वर्ड क्लास। फिर उसके बाद हमने देखा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कौन कौन से हैं, उसके लिए हमने एक स्टोरी कंकॉर्ड की, नापाक वीआईपी। फिर उसके बाद हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया ब्रीफली और उसके बाद हमने छोटे बच्चों के लिए देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अगर हमने उनको मेमोराइज करवाना हो तो उसके लिए हमने एक पोएम देख ली कि अगर वो पोएम बच्चों को याद हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में बच्चों को आसानी हो सकती है। और उसके बाद हमने उसको रिकैपिचुलेट कर दिया। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।